नमस्ते, आप सभी का स्वागत है वापस। पिछले एपिसोड में हमें एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, उसके लक्षण क्या है, कभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ट्रीटमेंट क्या होती है, इसके बारे में जाना। अभी हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो मेंटल हेल्थ है, वो इस कंडीशन के लिए कैसे साथ में जाता है, उससे क्या अफेक्ट होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर मानसी करेंगे जी का। कि डॉक्टर हमें ये सब बताएं आपको कि लक्षण क्या है, ट्रीटमेंट क्या होता है, कि उसका क्योर कम्प्लीटली नहीं होता। तो फिर हमें कुछ ऐसे लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी चाहिए जिसके लिए हम उसका चांसेस अगर हो गया है तो कंट्रोल भी कर सकें। एक्चुअली लाइफस्टाइल चेंजेस इन जनरल भी ज़रूरी है। तो डाइट और एक्सरसाइज बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर रूटीन एंड इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर रूटीन फॉर ऑल एज ग्रुप्स ऑफ फीमेल्स, क्योंकि उनको शॉर्टकट नहीं है। तो जितना एक्सरसाइज आप ठीक से करेंगे या डाइट प्रॉपर रखेंगे, जंक फूड और फ्राइड आइटम्स जितने आप कम खाएंगे, उतना आपका हार्मोनल इम्बैलेंस कम होगा। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस कम हो जाता है तो थोड़े बहुत चांसेस हैं कि आप इस डिजीज़ के साथ जी सकते हैं, क्योंकि ये डिबिलिटेटिंग डिजीज़ है। अगर स्टेज 4 वगैरह रहता है तो ये बहुत पेनफुल हो जाता है पेशेंट। तो इसके साथ थोड़ा डाइट मॉड्यूलेशन अगर करेंगे, जो डाइटिशियंस देते हैं आजकल, तो इट इज़ पॉसिबल दैट यू बी इन अ स्टेट ऑफ रिमिशन फॉर अ लॉन्गर टाइम। और अगर ये हो गया है किसी पेशेंट का तो मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होती है। बिल्कुल, क्योंकि दर्द जो है ना, ये फिजिकल दर्द, ये मेंटल दर्द भी होता है। और अनफॉर्चुनेटली जब आपको मालूम है कि इसका कुछ होना नहीं है, तो ये रोज़ 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 दुखता है। मतलब अपने बेसिक जो कार्यक्रम है, यूरिन करने में, पॉटी करने में अगर दर्द है और रोज़मर्रा का ये दर्द है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है मेंटली टू कोप अप। दूसरा क्या हो जाता है कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है हमारा इंडिया में, जो समाज है ये रिप्रोडक्शन की तरफ बहुत बायस्ड है, औरतों की तरफ बहुत बायस्ड है कि अगर किसी महिला को किसी कारणवश नहीं बच्चा होता तो दे आर वेरी क्रूअल टुवर्ड्स हर। मे बी एजुकेटेड घरों में थोड़ा कम है, बट अभी भी अनएजुकेटेड या लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी में ये होता है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो होल ब्लेम इज शिफ्टेड टू द फीमेल। अभी एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन अच्छा ऐसा है कि इसमें तकलीफ होता है जनरली। ट्रीटमेंट जल्दी मिल जाए तो भगवान का शुक्र है कि हो जाता है, एवरीथिंग इज अनइवेंटफुल, कुछ नहीं होता। पर नहीं हुआ तो फिर आपको थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना पड़ता है, जैसे लैप्रोस्कोपी करना है, सिस्ट निकालना है, उसके साथ में फर्टिलिटी रिवर्सिंग जो सर्जरीज रहती हैं वो शायद करनी पड़ सकती हैं, या आपको आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन की तरफ जाना पड़ सकता है। तो इस सब में आपको मेंटल और इमोशनल हेल्थ आपका बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। इसी के साथ मुझे लगता है कि अगर फैमिलीज थोड़ी सपोर्टिव हो जाए फीमेल्स की तरफ, फेमिनिज्म की बात नहीं है पर थोड़ा फैमिली कोऑपरेशन, स्पेशली जो मदर हैं या मदर इन लॉ हैं या सिस्टर इन लॉ है या हस्बैंड है, इन्होंने थोड़ा सा अगर एक लविंग एटमॉस्फेयर अगर वहाँ पे हो जाए, केयरिंग एटमॉस्फेयर हो जाए, तो उस लड़की को, उस औरत को उसमें से निकलने में बहुत हेल्प होती है। एनीथिंग आज जो फैमिली उसको दे सकते हैं, सपोर्ट है, प्यार। एंड आजकल ना बिकॉज ऑफ द अदर थिंग्स कि हमें बहुत सारे लोग, जैसे आपने पहले बोला था कि ये भी बोलता है कि ये करो उपाय, ये घरगुती उपाय करना, अब यहाँ पे ये काढ़ा बोलना है, तो जो भी मिथ्स है, जो मिसकंसेप्शन है और एंडोमेट्रियोसिस, इसके बारे में आप कुछ बोलेंगे कि ये बात गलत जो हम सुनते हैं? एंडोमेट्रियोसिस ना बीमारी एक्सप्लेन करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब हमको पेशेंट को भी ये एक्सप्लेन करने में बहुत दिक्कत आती है कि आपका जो ब्लड बाहर 70% बाहर गिरना चाहिए और 30% अंदर जाता है, जो बॉडी डील्स विद इट नेचुरली, राइट। तो ये जो ब्लड है आपका ये उल्टी दिशा में जा रहा है, तो ऐसे कैसे? तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। तो ये अंडरस्टैंडिंग आने तक ही पेशेंट के कुछ महीने और 4-5 डॉक्टर बदल जाते हैं। मतलब ये एजुकेटेड और अनएजुकेटेड दोनों का सेम क्लास है। मे बी अनएजुकेटेड का लेस है क्योंकि दे ट्रस्ट ब्लाइंडली,
पर जो एजुकेटेड है वो 4-5 डॉक्टर 6-7 डॉक्टर घूम के फिर आपके पास आएंगे और फिर आप वो उसका निर्णय लेंगे। तब तक एक आध दो डॉक्टर ने ऑपरेट कर चुका होता है उनको ओवेरियन सिस्ट निकालने के लिए। अब ये सिस्ट जो है ये दोबारा बनने ही है। जब तक आपके ओवरीज फंक्शन नहीं है तब तक ये बीमारी आपको रहना ही है। अब हर किसी को ओवरी तो हम निकाल नहीं सकते, उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। मे बी 60 की उम्र तक आने तक, तब तक तो फिर ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो अपने आप ही ये डिजीज़ को एक रेमिशन मिल जाता है। 9 महीने तक ये डिजीज़ रेमिशन में रहता है। उसके बाद में अगर जब ऑपरेशन रीस्टार्ट होता है तो हो सकता है कि ये डिजीज़ पूरी तरह से चला जाए और दोबारा न आए। तो इट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल डिजीज़। सो इसमें फैमिली के साथ में अगर सब मिलके चले कि नहीं ठीक है इसको ये बीमारी है जैसे, बट डोंट ट्रीट देम एज समथिंग डिफरेंट। और आजू बाजू के लोग काढ़े और मेथी का भाजी और वट एवर, नथिंग इज गोइंग टू वर्क इन एंडोमेट्रियोसिस अपार्ट फ्रॉम मेडिकल। अब होम्योपैथी और आयुर्वेदिक का मुझे ज्ञान है नहीं तो उसके बारे में मैं ना बोलूँ अथॉरिटी। पर अगर कुछ होता है उसमें भी तो एनीबडी हु कैन हेल्प दिस पेशेंट्स इन एंडोमेट्रियोसिस विद द पेन इज गुड। थैंक यू वेरी मच। तो हमने इतनी सारी जानकारी इन 2 एपिसोड्स में दी है। आई थैंक यू डॉक्टर मानसी करंदीकर जी का। थैंक यू हमें और हमारे सारे प्रेक्षकों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए। मुझे बहुत आशा है कि बहुत लोग ये वीडियो देख के जल्द से जल्द अगर ये सारी कंडीशन से साइंस से डील कर रहे हैं तो प्लीज़ गो टू योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड उनसे चर्चा करें आपको जो भी तकलीफ है उसके बारे में। जैसे डॉक्टर ने बोला कि ये कंडीशन जितना जल्दी डायग्नोस हो उसका ट्रीटमेंट जल्दी हो सकता है ताकि आपको बाद में उसकी परेशानियाँ फेस ना करनी पड़े।